नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो रहेगा रिवोल्ट ऑफ 1857 पे। तो रिवोल्ट ऑफ 1857 के रिलेटेड जितने भी कंप्लीट फैक्ट्स हैं वो सारे इस वीडियो में कवर कर लिए जाएंगे। पूरा 1857 आपका जो रिवोल्ट है वो इस क्लास में कंप्लीट हो जाएगा, और किसी भी पेपर में अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो वो आपके अटेम्प्ट भी हो जाएंगे सारे, क्योंकि इसमें फुल थ्योरी जो है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं व्यूज या ओपिनियंस ऑन 1857 रिवोल्ट। 1857 के रिवोल्ट पे जितने भी फेमस हिस्टोरियन थे या फेमस पर्सनैलिटीज थी, उनके क्या क्या व्यूज या ओपिनियन रहे। क्योंकि कुछ लोगों ने इसे सिपॉय म्यूटनी कहा कि एक म्यूटनी थी, रिवोल्ट था, और किसी ने इसे नेशनल स्ट्रगल कहा या फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा। तो चेक कर लेते हैं कि किसने क्या, क्योंकि कभी कभी सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर आपके पास आगे जैसे कार्ल मार्क्स, कि कार्ल मार्क्स के अनुसार जो 1857 का रिवोल्ट था वो सिपॉय म्यूटनी थी या नेशनल स्ट्रगल था या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो सीधा सीधा इससे आपको क्वेश्चन जो है वो आ जाता है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करें सिपॉय म्यूटनी की या रिवोल्ट की, तो ये दिख रहा है कि किसने कहा होगा। जो इंग्लिश है उन्होंने इस चीज़ को कहा होगा कि ये एक सिपॉय म्यूटनी थी। और जो नेशनल स्ट्रगल और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा, जैसे जो इंडियंस थे मैक्सिमम उन्होंने इसे कहा, क्या कहा कि ये नेशनल स्ट्रगल था या वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। सिपॉय म्यूटनी इसे इसलिए कहा गया और उन्होंने कहा कि ये कोई भी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं थी, सब अपने अपने लिए लड़ रहे थे, वो इसलिए कहा इंग्लिश के द्वारा, ताकि इसे जो है एक सिपॉय म्यूटनी की तरह दिखाया जाए कि इसमें जो ब्रिटिश थे उनकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन ये सिपॉय की तरफ से एक म्यूटनी थी। तो देखते हैं, जैसे सैयद अहमद खान, इन्होंने जो है इसे सिपॉय म्यूटनी कहा था। मुंशी जीवन लाल, ये इंग्लिश नहीं है, कुछ इंडियंस भी थे जिन्होंने सिपॉय म्यूटनी इसे कहा था। फिर दुर्गादास बंदोपाध्याय, जॉन शीले, जॉन लॉरेंस, आरसी मजमूदार, जीवी मेलिसन, लॉर्ड स्टैनली, जॉन सीली, विलियम टेलर और जेम्स आउटरैम। तो ये कुछ थे जिन्होंने इसे क्या कहा था, सिपॉय म्यूटनी। इसके बाद हम ये भी देखेंगे कुछ ने तो अपनी स्पीच में कहा था ये इसको सिपॉय म्यूटनी, और कुछ ने बुक्स लिखी थी इसके ऊपर। तो किस किस चीज़ में क्या क्या कहा था वो भी हम आगे चेक कर लेंगे। बाकी से वॉर, नेशनल स्ट्रगल और वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसके द्वारा कहा गया, तो वो कहा गया कार्ल मार्क्स के द्वारा, वी.डी. सावरकर के द्वारा, के.एम. पनीकर, ईश्वरी प्रसाद, बेंजियम डिसरेली, अशोक मेहता, ए.एल. श्रीवास्तवा, ताराचंद, सुरेंद्रनाथ सेन, खान मोहम्मद सादिक खान, इनके द्वारा इसे क्या कहा गया कि ये वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। तो जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों ने जो है इसमें डिफरेंट डिफरेंट जो है वो स्पीचेस थी कि हाँ ये क्या थी, एक सिपॉय म्यूटनी थी या फिर बुक्स में लिखा। तो जैसे जॉन शेली है, इन्होंने क्या कहा था, इट इज होली अनपेट्रियोटिक एंड सेल्फिश सिपॉय म्यूटनी विद नो नेटिव लीडरशिप एंड नो पॉपुलर सपोर्ट। ना इसमें कोई सपोर्ट था पॉपुलर, ना कोई लीडरशिप थी, और ये क्या थी, अनपेट्रिक और सेल्फिश सिपॉय म्यूटनी थी। ये किसने कहा, जॉन शेली। फिर से कहा, दिस इज सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इज नाइदर फर्स्ट नॉर अ नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। आरसी मजमूदार ने क्या कहा कि ये जो सो कॉल्ड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे कहा जा रहा है, ना ही वो फर्स्ट थी ना ही वो नेशनल वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी। फिर एक वेंजियम डिसरेली थे जिन्होंने इसे क्या कहा था, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। वो कहते हैं नेशनल रिवोल्ट, कि ये क्या था, एक नेशनल रिवोल्ट था रूटेड इन डीप मिसट्रस्ट सेट बाय हाउस इन कॉमन्स। इसे हाउस इन कॉमन्स में कहा था, कहाँ पे, लंदन में, इंग्लैंड में। फिर नेक्स्ट बात करें तो विलियम टेलर और जेम्स आउटरैम, इन्होंने इसे स्पॉय म्यूटनी कहा था, और क्या कहा था कि रिवोल्ट ऑफ 1857 इज ए कॉन्स्पिरेसी, कि एक कॉन्स्पिरेसी थी किसके खिलाफ, ब्रिटिश के खिलाफ। और क्या कहा, 1857 रिवोल्ट इज हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी, की हिंदू मुस्लिम की कॉन्स्पिरेसी थी। किसने कहा, विलियम टेलर और जेम्स आउटरैम ने। कभी कभी सीधा आपको डेफिनेशन स्टेटमेंट आ जाएगी कि ये स्टेटमेंट जो है वो किसने कही थी, तो वो भी आप याद रखिएगा। वार अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी, ये किसने कहा, एल.ई.आर. रीस ने, कि एक जो क्रिश्चियन
रिलीजन है उसके अगेंस्ट जो है ये वॉर है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन एंड बारबियंस, अभी खुद को ब्रिटिश ने क्या कह दिया इसमें कि एक सिविलाइजेशन और लोकल्स को कहा क्या बारबियन ने, कि उनके बीच ये क्लैश थी। तो किसने कहा? आर होम्स ने। द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने कहा? बीडी सावरकर ने। नेक्स्ट बात करें तो व्हाट बिगेन एज द फाइट ऑफ रिलीजन एंडेड एज अ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वो किसने कहा? सुरेंद्र नाथ सेन ने। क्या कहा कि ये स्टार्ट तो हुई थी एक रिलीजन बेस्ड फाइट थी, रिवोल्ट था, लेकिन क्या एंड हुई इन द एंड में? वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अब सीधा सीधा कई बार कुछ क्वेश्चन आते हैं बुक्स या सोर्स पे, जो 1857 में बुक्स जो 1857 के रिवोल्ट के ऊपर बुक्स लिखी गई या कुछ सोर्सेज थे उनके ऊपर सीधा सीधा आ जाता है। जैसे कार्ल मार्क्स ने कौन सी बुक लिखी थी, क्या उसका नाम था, फिर जैसे जो आरसी मजमूदार थे उन्होंने कौन सी लिखी थी, वीडी सावरकर ने कौन सी लिखी थी, ये सारी बुक्स का आ जाता है। तो चेक कर लेते हैं। तो फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा बुक लिखी गई? कार्ल मार्क्स के द्वारा। कब? 1857 में। फिर आती है काउजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट या फिर असफ ए बगावत ए हिंद, ये 1873 में लिखी गई, किसके द्वारा? सैयद अहमद खान ने, जिन्हें क्या कहा था? इसे सिपॉय म्यूटनी। और ये फर्स्ट इंडियन थे टू राइट इन इंडियन लैंग्वेजेस ऑन द काउसेज ऑफ 1857, जो 1857 का रिवोल्ट था उसके जो काउसेज थे उसके ऊपर ये पहले इंडियन थे जिन्होंने इंडियन लैंग्वेजेस में बुक लिखी थी। ऐसे कार्ल मार्क्स ने भी 1857 में लिख दी थी, लेकिन 1873 में असफ ए बगावत ए हिंद ये किसके द्वारा लिखी गई थी? सैयद अहमद खान के द्वारा, फर्स्ट इंडियन के द्वारा। फिर आती है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1909 में, किसके द्वारा? बीडी सावरकर के द्वारा। और ये ओरिजिनली किस में लिखी थी? मराठी में लिखी थी, लेकिन ब्रिटिश के द्वारा इसे बैन कर दिया गया बिफोर इट्स रिलीज। देन इसे बाद में जो है हॉलैंड में इसे पब्लिश किया गया, बट इसे इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में सेल नहीं हो पाई थी। लेटर इसका जो इंग्लिश वर्जन था, जो इसकी सेकंड एडिशन थी, वो लाला हरदयाल के द्वारा जो है इसे इंग्लिश वर्जन में लिखा गया। और थर्ड एडिशन इसके बार बार जो है इसके एडिशन लिखे गए। थर्ड एडिशन लिखा गया भगत सिंह जी के द्वारा और फोर्थ सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। फिर इसे द स्पॉय म्यूटनी एंड रिवेलियन इन ऑफ 1857 ये किसके द्वारा कहा गया? आरसी मजमूदार के द्वारा 1957 में। सिवन रिवेलियन इन इंडियन म्यूटनीस ये किसके द्वारा कहा गया? एसवी चौधरी के द्वारा 1957 में। रिवेलियन 1857 और सिमोप्सिम ये किसके द्वारा? 1957 में ही ये बुक लिखी गई पीसी जोशी के द्वारा। तो ये सारी जो है ये इंडिपेंडेंस के बाद लिखी गई है 1957 में। स्पॉय म्यूटनी एंड रिवेलियन आरसी मजमूदार के द्वारा, सिविल रिवेलियन एंड इंडियन म्यूटनीस 1957 में एसवी चौधरी के द्वारा, और रिवेलियन 1857 और सिमोप्सिन ये 1957 में पीसी जोशी के द्वारा। फिर 97 में एक और बुक लिखी गई 1857, जिसे गवर्नमेंट जो है उसमें गवर्नमेंट बुक्स में भी इसे पब्लिश किया गया, किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ सेन के द्वारा 1957 में। द ग्रेट रिविलियन इसे किसने कहा? अशोक मेहता ने। ग्रेट म्यूटनी इसे किसने कहा? क्रिस्टोफर हिवर्ट ने। और द इंडियन म्यूटनी ऑफ 1857 जॉर्ज ब्रूस मेल्सन ने। तो जितने भी इंग्लिश होंगे या ब्रिटिश होंगे उन्होंने तो इसे म्यूटनी ही कहा। इसे क्या कहा? एक स्पॉय म्यूटनी। नेक्स्ट बात करें तो रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ रेबल्स इन 1857 इसे ये किसने कहा? इकबाल हुसैन ने ये लिखा। एक्सकवेशन ऑफ ट्रूथ अनसंग हीरोज ऑफ 1857 वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ये किसके द्वारा लिखी गई? बाय खान मोहम्मद सादिक खान के द्वारा। तो ये कुछ बुक्स थी या सोर्सेज थे जो हमें बताते हैं 1857 के रिवोल्ट के बारे में, कि किसने इसे स्पॉय म्यूटनी कहा, किसने इसे वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा, कौन कौन सी जो फेमस पर्सनैलिटी थी उन्होंने इसके बारे में बुक्स लिखी। अब कुछ 1857 के फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो इसका साइन था, रिवोल्ट ऑफ 1857 का साइन क्या था? वो था लोटस एंड ब्रेड चपाती। क्या था? लोटस और चपाती, ब्रेड चपाती। इमरजेंसी हेडक्वार्टर की बात करें तो इमरजेंसी हेडक्वार्टर क्या था 1857 का? इलाहाबाद बाय कैनिंग। जो लॉर्ड कैनिंग थे
उस टाइम जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे लॉर्ड कैनिंग, उन्होंने क्या इमरजेंसी हेडक्वार्टर रखा था 1857 के टाइम? इलाहाबाद रिवोल्ट के टाइम। ब्रिटेन में उस टाइम क्वीन कौन थी? वो थी विक्टोरिया। प्राइम मिनिस्टर कौन थे ब्रिटेन में उस टाइम? वो थे लॉर्ड पाल्मस्टन। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अब बात कर लेते हैं रीजंस की, काउसेस की ऑफ 1857 रिवोल्ट। तो इसमें दो रीजन थे। पहला तो था पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशो रिलीजियस काउसेस, और सेकंड था इमीडिएट काउस। वो क्या था? इंसिडेंट ऑफ क्रीज्ड कार्टेज। तो ये भी हम आगे देखेंगे। पहले देखते हैं पॉलिटिकल काउसेस में क्या क्या थे। तो पॉलिटिकल काउसेस की बात करें तो ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी एक्सपेंशन की, उसके बारे में देखते हैं पहले तो। ये कैसे हुई? थ्रू पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलाइंस। हमने पहले की वीडियो में देखा था कैसे ब्रिटिश जो थे वो सब्सिडरी अलाई बना रहे थे प्रिंसली स्टेट्स को, जिनके भी जो नेचुरल एयर नहीं थे, जिन प्रिंसली स्टेट के नेचुरल एयर नहीं थे, उन्हें डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर वो अपने ब्रिटिश इंडिया में मिला ले रहे थे। और पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन थी। तो ये पॉलिसी थी, तीन पॉलिसीज, जिसके थ्रू ब्रिटिश क्या कर रहे थे? अपनी एक्सपेंशन जो है वो कर रहे थे इंडिया में। किसकी? ब्रिटिश इंडिया की। अभी बात करें सब्सिडरी अलायंस की, तो वो किसके द्वारा थी? लॉर्ड ब्लेसली के द्वारा। और ये क्या कर रहे थे? इंटरफेयर। इसमें सबसे पहला कौन सा? तो पहले ये देख लेते हैं। तो पहले थे हैदराबाद की निज़ाम 1798 में, फिर मैसूर 1799 में, फिर अवध 1801 में, पेशवा 1802 में। तो ये जो है पहले जैसे एंग्लो मैसूर वॉर हुई। जब एंग्लो मैसूर वॉर में जैसे जो लोकल रूलर थे जैसे उनकी डेथ हो जा रही थी, तो उसके बाद वो उसे अपना सब्सिडरी अलाई बना ले रहे थे। जैसे उन्होंने मैसूर को बनाया 1799 में, ऐसे ही उन्होंने हैदराबाद निज़ाम को बनाया, क्योंकि वो ब्रिटिश का अलाई था। जैसे उन्होंने मैसूर पे भी अटैक किया था निज़ाम ने, मराठा ने और ब्रिटिश ने मिलके, तो धीरे धीरे हैदराबाद को भी उन्होंने अपना अलाई, सब्सिडी अलाई बनाया, मैसूर को, अवध को, और फिर पेशवा को भी उन्होंने जो है बना लिया था। पेशवा को उन्होंने 18 में या 1817 और 1818 में इन्होंने जो पेशवाशिप थी वो भी क्या कर दी थी? एबॉलिश कर दी थी। पेशवाशिप भी एबॉलिश कर दी थी। और 1802 में जो पेशवा थे उन्हें अपना जो है इन्होंने सब्सिडरी अलाई बना लिया था। तो सब्सिडरी अलाई तो उन्होंने अपना बना लिया था, लेकिन ये क्या इंटरफेयर कर रहे थे? इन्होंने स्टार्ट कंट्रोलिंग कर दिया जो स्टेट्स थी उनके मिलिट्री और अदर अफेयर्स को। जो उनके एक्सटर्नल अफेयर्स थे, ये तो वो सब्सिडरी अलाई में वो खुद बता के कर रहे थे कि जो एक्सटर्नल अफेयर थे वो ब्रिटिश के अंडर रहेंगे, मिलिट्री अफेयर्स भी। बाकी के भी जो अदर अफेयर थे उनमें उन्होंने अपना जो कंट्रोल करना है वो स्टार्ट कर दिया, इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया। किसने? ब्रिटिश ने। अब दूसरी की बात करते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसके द्वारा की गई? लॉर्ड डलहौसी के द्वारा। तो इन्होंने क्या किया? स्टार्ट अनेक्सिंग स्टेट विच वर डिपेंडेंट ऑन ब्रिटिश इन द एब्सेंस ऑफ रियल एयर। अगर किसी का जो है कोई अडॉप्टेड सन भी है, उसे भी वो नहीं मानते थे। आपका जो है वो रियल एयर होना चाहिए। अगर आपका कोई रियल एयर नहीं है लोकल रूलर का या प्रिंसली स्टेट का, तो वो किस में अनेक्स हो जाएगी? फिर स्टेट वो हो जाएगी ब्रिटिश इंडिया में। तो किस किस को उन्होंने किया? सबसे पहली थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है वो ब्रिटिश इंडिया में गई थी, वो थी सतारा 1848 में। फिर जैतपुर, संबलपुर 1849 में। भागत जो एचपी में थी 1850 में। उदयपुर 1852 में। झांसी यूपी में, जो झांसी थी यूपी में 1854 में। नागपुर 1854 में। तो ये स्टेट्स थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो है इन्हें अनेक्स किया था। अभी जैसे इसमें अवध था, तो अवध को 1856 में फर्स्ट कमिश्नर प्रोविंस जो है वो बनाया गया था ऑन द बेसिस ऑफ गुड गवर्नेंस। इसके जो नवाब थे वाजिद अली शाह, इनकी वाइफ थी बेगम हजरत महल। तो जब हम 1857 का रिवोल्ट भी देखेंगे ना, तो हम देखेंगे जब इन्होंने अवध को अनेक्स किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत, तो जो बेगम हजरत महल थी, इन्होंने बाद में रिवोल्ट में पार्टिसिपेट भी किया। वैसे थे रानी लक्ष्मीबाई झांसी से,
तो इनका जो अडॉप्टेड सन था एक, इनके अडॉप्टेड सन थे, तो ब्रिटिश ने उन्हें जो किंग है वो मानने से मना कर दिया, और झांसी को उन्होंने, ब्रिटिश ने क्या किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ब्रिटिश इंडिया में ऐड कर लिया। तो उनका जो अडॉप्टेड सन था, उनको परमिट नहीं किया उन्होंने टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ झांसी। फिर नाना साहिब की बात करें तो नाना साहिब वॉज रिफ्यूज्ड पेंशन एज ही वॉज अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव टू, लास्ट पेशवा। जो बाजीराव टू थे वो लास्ट पेशवा थे, और उनका भी जो है कोई रियल एयर जो है नहीं था। फिर जो उनके अडॉप्टेड सन थे उनको जो है उन्होंने पेंशन पे रखा, और उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि वो पेशवा जो है वो नहीं कहलाएंगे। नेक्स्ट पॉलिटिकल रीजन था इल ट्रीटमेंट टुवर्ड मुगल्स। तो जो 1857 में मुगल रूलर कौन थे, बहादुर शाह जफर टू। तो उनको जो है, जो ब्रिटिश थे वो कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। तो फीलिंग ऑफ मुस्लिम गेटिंग हर्ट ड्यू टू द इल ट्रीटमेंट गिवन टू बहादुर शाह, तो ये भी एक रीजन था। ये थे पॉलिटिकल रीजंस। अभी कुछ बात करते हैं इकोनॉमिक काउजेस की, कि इकोनॉमिक काउजेस क्या क्या थे। तो सबसे पहले हमने देखा था बंगाल। बंगाल में जो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी 1764 में, उसमें एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। इसमें क्या था, जो ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में जो मुगल रूलर थे उसने क्या किया था कि ब्रिटिश को जो है वो दीवानी राइट्स दे दिए थे। कहाँ के, बंगाल, उड़ीसा और बिहार। और उन्होंने क्या किया फिर ब्रिटिश ने, जब उन्हें दीवानी राइट्स मिल गए तो स्टार्ट इंटरफेरेंस इन रेवेन्यू सिस्टम्स। तो ब्रिटिश क्या करते हैं कि लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जो है एंड एग्रीकल्चर, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स लेके आएंगे, और एग्रीकल्चर को फिर वो किस तरह से जो है पूरा डिस्ट्रॉय करते हैं उन सिस्टम के द्वारा। तो कौन कौन से लाए थे, परमानेंट सेटलमेंट, जमींदारी सिस्टम, फिर रोहितवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, और फिर उन्होंने कमर्शलाइजेशन की किसकी, इंडियन एग्रीकल्चर्स की। तो इसमें क्या था कि उन्होंने वो क्रॉप्स को जो है वो कहा इंडियन पेजेंट को उगाने के लिए जो जिससे उन्हें बेनिफिट्स मिल सके। तो इसका पूरी साइकिल कैसे रही, तो मुगल रूलर ने सबसे पहले तो जागीर थी, जो जागीर थी लैंड दी किसको, ब्रिटिश को। अब ब्रिटिश ने क्या किया, उन लैंड पे टैक्स इम्पोज किया, किस पे, पीजेंट्स पे, जो फार्मर्स थे उन पे उन्होंने टैक्स इम्पोज किया। जो ओल्ड जमींदार थे और जो पीजेंट थे उन्होंने अपोज किया इस चीज का। तो क्या हुआ, पीजेंट एंड जमींदार्स अनेबल टू मीट द हैवी रेवेन्यू डिमांड, क्योंकि ब्रिटिश की जो क्या थी, हैवी रेवेन्यू डिमांड्स थी, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रेवेन्यू चाहिए, और जो जमींदार थे और पीजेंट्स थे वो इन डिमांड को जो है वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, नॉट एबल टू रीपे। तो उसमें क्या हुआ कि फिर जो पीजेंट्स और जमींदार थे उन्होंने जो मनी लैंडर्स थे उनसे लोन लिए, और फिर वो उन्हें चुका भी नहीं पाए। तो इन द एंड क्या हुआ, लॉस्ट देयर लैंड दैट दे वर हेल्ड फ्रॉम जनरेशन। अपनी ही जमीन से जो है वो हाथ खो बैठे, और अपनी ही लैंड को जो है वो लॉस्ट कर गए। तो इस तरह से पूरा साइकिल रहा। मुगल रूल ने पहले जागीर दी, जागीर जब दी तो वहाँ पे उस उन्होंने टैक्स इम्पोज किया। जो ज़मींदार थे और जो पीजेंट्स थे उन्होंने इसका अपोज किया, क्योंकि वो जो हाई रेवेन्यू डिमांड थी उन्हें पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने उसके लिए लोन्स लिए मनी लेंडर से, और इन द एंड वो उन्हें रीपे नहीं कर पाए, क्योंकि जो फसलें थी वो हो ही नहीं पा रही थी प्रॉपरली। तो उस वजह से क्या हुआ, लॉस्ट देयर लैंड्स। फिर जो है इकोनॉमिक काउसेस में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। जो आर्टिशन थे, हैंडीक्राफ्ट्समैन थे लोकल, उनको जो है पूरी तरह से वो डिस्ट्रॉय कर दिया उनका जो काम है, क्योंकि जो ब्रिटेन है वहाँ पे क्या हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, और वहाँ से जो जितना भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे कहाँ बेचे गए, इंडियन मार्केट्स में, और सस्ते दामों पे यहाँ पे बेचे गए, जिस वजह से जो यहाँ के लोकल आर्टिशन थे और हैंडीक्राफ्ट्समैन थे उनका जो बिजनेस है वो पूरा चौपट हो गया। तो इसमें देखते हैं ब्रिटेन ने वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, जितने भी अपने प्रोडक्ट्स थे वो इंडिया में उन्होंने फ्लडेड कर दिए, और जो यहाँ के लोकल प्रोडक्ट थे उन पे उन्होंने क्या किया, टैक्स इंक्रीज कर दिया लोकल प्रोडक्ट पे, और जो
टैक्स उन्होंने जो ब्रिटिश गुड्स आ रही थी वहाँ से उस पे टैक्स डिक्रीज कर दिए। तो ये क्या हुआ, जो लोकल प्रोडक्ट थे ये हो गए महंगे हो गए, इनको लोग जो है वो कम ले पा रहे थे और जो ब्रिटिश गुड थी वो सस्ती हुई, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने परचेज की। तो लोकल आर्टिशन एंड हैंडीक्राफ्ट्समैन जो है वहाँ से उनका जो बिजनेस था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं सोशो रिलीजियस काउसेस की। तो उसमें जैसे इंटरफेरेंस इन कस्टम एंड रिलीजन प्रैक्टिसेस, जैसे क्या कि उन्होंने अवॉल्यूशन ऑफ सती सिस्टम वो अवॉइड किया विलियम वेंटिक के द्वारा 1832 में। फिर जो फीमेल इनफेंटिसाइड था वो 1795 में जॉन शोर ने जो है उसे बंद किया। लीगलाइज किया विडो रीमैरिज को 1856 में। अवॉल्यूशन ऑफ द स्लेव सिस्टम 1843 में। अवॉल्यूशन ऑफ ह्यूमन सेक्रीफाइस को उन्होंने अवॉल्यूशन किया इनका। जो इंटरकास्ट मैरिज थी उसे अलाउ किया और टैक्सेशन किया किस पे, टेम्पल्स पे भी, मॉस्क्यूज पे, और जो मॉस्क्यूज की लैंड थी उस पे क्या किया, टैक्सेशन। इन्होंने 1805 में 06 में ब्रिटिश ने जो सिपाही थे उनकी जो ड्रेस कोड थी उसमें भी जो है इन्होंने चेंजेस किए। क्या चेंजेस किए, जैसे हिंदूज को जो है प्रोहिबिट कर दिया कि वो कोई भी जैसे टीका लगाते हैं फोरहेड्स पे तो वो नहीं लगा सकते हैं क्योंकि वो एक आर्मी ड्रेस में, पुलिस ड्रेस में। फिर मुस्लिम थे उन्हें कह दिया कि शेव देयर बियर्ड्स, और जो सिक्स थे उन्हें टर्बन बैन की ऑन ड्यूटी की, वो ड्यूटी पे जो है वो टर्बन नहीं लगा सकते। तो इस वजह से क्या हुआ, ऑर्डर टू वियर उन्होंने क्या किया कि जो राउंड हैट है, जो पुलिस यूनिफॉर्म है उसमें राउंड हैट है वो जो है वो आपको पहननी पड़ेगी। और ये किसके द्वारा जो ये किया गया रूल जारी, जॉन कैड्रॉक के द्वारा, जो कमांडर इन चीफ थे कहाँ, मद्रास के। अब इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है कि वहां पे वेलोर म्यूटनी होती है, रिवोल्ट होती है तमिलनाडु में। वहां पे वेलोर म्यूटनी होती है 10 जुलाई 1806 को, जिसे फर्स्ट रिवोल्ट म्यूटनी बाय इंडियन सिपाही भी कहा गया, वेलोर म्यूटनी को। सिपाहीज के द्वारा जो है ये रिवोल्ट होता है, किस लिए होता है, ड्रेस कोड की वजह से। तो ड्रेस कोड जो है, जो रूल जारी किया था उसकी वजह से। बाद में 1850 में एक्ट आता है और चेंज किया जाता है हिंदू लॉ को, ये भी कुछ चेंजेस किए गए। जो हम बात कर रहे हैं ना सोशो रिलीजियस काउसेस की, तो अभी हम देखते हैं कि कैसे उन्होंने रिलीजन में भी जो है वो इंटरफेयर किया। तो उन्होंने चेंज किया हिंदू लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्या उन्होंने किया कि एनेबल किया अ हिंदू हु हैड कन्वर्टेड इनटू अदर रिलीजन टू इनहेरिट देयर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज। पहले क्या था कि अगर अगर आप हिंदू हो और अगर आप अपना रिलीजन जो है वो आप चेंज कर लेते हो तो जो आपकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज है उस पर आपका कोई हक नहीं रहेगा। लेकिन जैसे जो ब्रिटिश थे वो तो ऑलरेडी जो है वो जो क्रिश्चियन धर्म था उसे यहाँ पे फैला रहे थे और क्रिश्चियंस में चेंज कर रहे थे, इसलिए उन्होंने इसमें भी चेंज कर दिया रूल में कि अगर कोई कन्वर्ट होता है तो वो इनहेरिट कर पाएगा जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज थी उसे। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, जो पीपल्स थे वो कन्विंस हो गए दैट द गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश है, वर प्लानिंग टू कन्वर्ट इंडियंस इनटू क्रिश्चियनिटी। और वो क्या कर रहे थे, इंट्रोड्यूस कर रहे थे ब्रिटिश वेस्टर्न मेथड ऑफ एजुकेशन, और डायरेक्टली चैलेंजिंग द ऑर्थोडॉक्सी फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम। इसके बाद हम बात करते हैं मिलिट्री हाउसेस की। तो जो इंडियन सोल्जर्स थे, सिविल सर्वेंट्स थे, इनको क्या था, यहाँ पे लेस सैलरी थी, नो हायर पोस्ट, डिस्क्रिमिनेशन था। अब जो सिविल सर्वेंट्स थे इंडियन जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे ब्रिटिश आर्मी में, तो उनके लिए क्या थी, सैलरी हाई थी, हायर पोस्ट पे भी वो जा सकते थे, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। लेकिन जो इंडियन सोल्जर थे और सर्वेंट थे उनके लिए ये चीज़ें हो रही थी। तो इंडियन सोल्जर जो थे वो ज़्यादा थे, वो फॉर्म मोर देन 87% ऑफ द ब्रिटिश ट्रूप इन इंडिया। जो ब्रिटिश ट्रूप है उसमें से 87% इंडियन ही थे, बट वर कंसीडर इंफीरियर, उन्हें इंफीरियर मानते थे टू ब्रिटिश सोल्जर्स। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे बाकी 13%, उनसे उनसे जो है वो इंफीरियर मानते थे। अभी जैसे पोस्ट ऑफिस एक्ट भी आया 1854 का, उसमें क्या किया उन्होंने ब्रिटिश ने कि विड्रॉ कर लिया द प्रिविलेज ऑफ फ्री पोस्टेज सर्विसेज एंजॉयड बाय द सिपॉइज। अभी जैसे कोई बिहार का अगर कोई सिपाही है वो मद्रास में अगर तैनात है तो उनके पास पहले सर्विसेज थी कि वो यहाँ से अपनी फैमिली के लिए
फ्री जो है वो डाक जो है वो भेज पाता था। लेकिन जो पोस्ट ऑफिस एक्ट आया 1854 का, उसमें उन्होंने क्या किया कि जो फ्री पोस्टेज सर्विसेज थी वो बंद कर दी। अब सिपॉय सर्व्स इन एरिया अवे फ्रॉम देयर होम्स विदाउट एक्स्ट्रा पेमेंट, उन्हें पेमेंट भी वो कम दे रहे थे इंडियंस को, उनकी पोस्ट हाई कर रहे थे, और जो कुछ फ्री सर्विसेज थी वो भी वो उन्हें बंद कर रहे थे उनके लिए। 1856 में लॉर्ड कैनिंग इशू द जर्नल एनलिस्टमेंट एक्ट which required that the sepoys must be ready to serve even in British land across the sea। अब 1850 पहले तो इंडिया में ही जो है वो सर्व कर रहे थे, लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने जो 1856 का जो एनलिस्टमेंट एक्ट निकाला, जनरल एनलिस्टमेंट एक्ट, उसमें क्या कहा कि सिपॉइज को जो है वो समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है लड़ने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो 1857 में सिपॉइज फेल्ट देयर रिलीजन वाज इन ग्रेव डेंजर, उन्होंने क्या किया, उन्हें लगा कि जो ऊपर उन्होंने कुछ एक्ट्स लेके आए, जो चेंजेस किए उनके रिलीजन्स में, कि जो उनका रिलीजन है वो खतरे में है ड्यू टू एनफील्ड राइफल। जो एनफील्ड राइफल आई, जो इमीडिएट काउस भी बना, वो अभी हम देखेंगे कि क्या काउस है। पहले तो ये एक्ट्स आए जो चेंजेस किए, उनकी वजह से वो हुआ कि लोगों को लगा कि हमारा जो रिलीजन है वो खतरे में है, क्योंकि वो उसे चेंजेस कर रहे हैं। और जो सिपॉइज थे उन्हें भी ये चीज़ फेल्ट हुई जब एनफील्ड राइफल आया, कि उससे जो हमारा रीजन है वो ग्रेव डेंजर में। अब क्या था ये एनफील्ड राइफल और क्या था इमीडिएट काउस, वो अब चेक कर लेते हैं कि जो इमीडिएट काउस था वो क्या था। तो वो था एनफील्ड राइफल। जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंट्रोड्यूस की एनफील्ड राइफल सिपॉइज के लिए। अब इसमें था क्या ऐसा, इंट्रोड्यूस हुई इंडिया में दिसंबर 1856 में, और इसमें क्या था कि इसकी जो बुलेट थी वो किसकी बनी हुई थी, ग्रीस की, मेड ऑफ बीफ या पिग फैट। पिग फैट और बीफ की बनी थी, वो चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, तो दोनों में जो है ये बीफ और पिग, जो हिंदू में बीफ और मुस्लिम में पिग फैट जो है, ये दोनों ही जो है मना है। इसीलिए ये जो बुलेट थी, तो इसे क्या करना पड़ता था, जब ये डालते थे तो बिटन ऑफ बिफोर लोडिंग, लोड करने से पहले इसे बिट करना पड़ता था। इसी वजह से जो है ये इनफील्ड राइफल का जो है इमीडिएट काउस बना। अब सबसे पहले देखते हैं दम दम बंगाल में। तो यहाँ से रूमर स्टार्ट हुए कि जो बुलेट है वो ग्रीस्ड है विद एनिमल फैट। जो 90th नेटिव इन्फेंट्री थी, कहाँ पे, बहरामपुर में, उड़ीसा में, इसने रिफ्यूज कर दिया टू यूज एनफील्ड राइफल, और रिजल्ट क्या हुआ, फरवरी 1857 में म्यूटनी होगी यहाँ पे, कहाँ पे, 19th इन्फेंट्री, वो कहाँ थी, बहरामपुर में। इसके बाद अलग अलग इन्फेंट्रीज में जो है इसका विरोध हुआ। तो 34th नेटिव इन्फेंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ थी, बैराकपुर, वेस्ट बंगाल में। इसे बंगाल नेटिव इन्फेंट्री भी कहा जाता था। यहाँ पे एक सिपाही थे मंगल पांडे। तो मंगल पांडे जो ब्रिटिश था कमांड, और यहाँ पे ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन थे 34th नेटिव इन्फेंट्री के, वो थे हियार से। तो यहाँ पे रिवोल्ट होता है मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट इन फ्लोर, जो आटा था उसमें बोन डस्ट जो है वो मिक्स किया जा रहा था। और दूसरा था यूसेज ऑफ इनफील्ड राइफल, कि यहाँ पे जो इनफील्ड राइफल था उसके यूसेज पे जो है वो रिवोल्ट हुआ। और दूसरा किसके लिए हुआ, मिक्सिंग ऑफ बोन डस्ट, जो आटा था उसमें ब्रिटिश बोन डस्ट जो है मिक्स कर रहे थे। तो मंगल पांडे, इसीलिए जो है जो मंगल पांडे ने रिवोल्ट किया, और उन्होंने 2 ऑफिसर को जो है ये उन्होंने मार दिया 29 मार्च 1857 को। किस किस को, ह्यूगसन को और वॉक को। ह्यूगसन और वॉक को जो है मंगल पांडे जो है 29 मार्च 1857 को इन दोनों को किल कर देते हैं। अब इसकी आउटकम क्या होती है कि जो ब्रिटिश है वो कहते हैं जो इन्फेंट्री के अदर जो ऑफिसर थे, जो अदर सोल्जर्स थे, उनमें से कौन है, सीमादार ईश्वरी प्रसाद, कि उन्हें अरेस्ट करने को, लेकिन वो डिनाई कर देते हैं। जो जमादार ईश्वरी प्रसाद है कि मंगल पांडे को वो अरेस्ट नहीं करेंगे। एक शेख पलटू थे, पलटू, तो शेख पलटू जो है ये अरेस्ट करते हैं मंगल पांडे को, और 6 अप्रैल 1857 को उन्हें एक्सिक्यूट कर दिया जाता है मंगल पांडे को।
और जो ईश्वरी प्रसाद जिन्होंने मना किया था उन्हें पकड़ने के लिए, उन्हें भी एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 21 अप्रैल 1857 को। तो 6 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। किस चीज़ के लिए? रिवोल्ट के लिए, म्यूटनी के लिए, जो उन्होंने 2 ऑफिसर को जो है वो किल्ड किया था। और जो शेख पलटू थे, इनका क्या होता है, इनका प्रमोशन हो जाता है। प्रमोशन हो जाता है, पहले वो सिपाही थे, अब उन्हें हवलदार बना दिया जाता है। बट थोड़े समय बाद जो है उन्हें जो है मार दिया जाता है। उन्हीं के फॉर्मर जो सोल्जर्स थे, जो उनके कॉमरेड्स थे, उन्हीं के द्वारा उन्हें जो है मार दिया जाता है, क्योंकि उन्होंने मंगल पांडे को जो है वो पकड़ाया था। तो मंगल पांडे की बात करें तो मंगल पांडे जो है वो बलिया डिस्ट्रिक्ट में, यूपी की, यहाँ के बॉर्न थे। 1827 में जो है ये बॉर्न हुए थे। और 10 मई 1984 को जो इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने इशू किए थी पोस्टेज स्टैंप उनके नाम पे टू रिमेंबर हिम। बाकी और भी की थी जो 1857 के रिवोल्ट से रिलेटेड थे, जैसे बेगम हजरत महल, धोंडू पंथ एक्सेट्रा। वो नेक्स्ट इन्फेंट्री की बात करते हैं तो वह 3rd नेटिव कैलवरी मेरठ की। अब इसमें क्या होता है, 24 अप्रैल को जो 90 मैन थे वो रिफ्यूज कर देते हैं यूसेज ऑफ एनफील्ड राइफल, किसके? 3rd नेटिव इन्फेंट्री के। और फिर उसके बाद 9 मई को 85, उनमें से 85 वो डिसमिस्ड, उन्हें डिसमिस कर दिया जाता है और सेंटेंस कर दिया जाता है 10 ईयर इम्प्रिजनमेंट की। 10 साल की उनको जो है वो सजा सुना दी जाती है। अब 10 मई को उसके अगले दिन क्या होता है, सोल्जर्स रिलीज देयर इम्प्रिजन्ड कॉमरेड। ये जो 85 को जो है वो जेल में डाला था, तो बाकियों ने इन्हें जो है वो रिलीज कर दिया। और ब्रिटिश ऑफिसर जो थे वहां पे, उन्हें जो है वो मार दिया। एंड अनफर्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट, और यहीं से उन्होंने रिवोल्ट जो है वो शुरू कर दिया। तो कहाँ पे रिवोल्ट जो है वो शुरू हुआ? वो शुरू हुआ मेरठ में, 58 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली। कब स्टार्ट हुआ? मई 10, 1857 को। तो ये डेट जो है याद रखनी है अगर पूछते हैं कि रिवोल्ट 1857 का कब स्टार्ट हुआ, तो वो हुआ 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। तो जितने भी ये सोल्जर्स थे, इन्होंने स्टार्ट कर दिया मूविंग टुवर्ड दिल्ली। और 11 मई, नेक्स्ट डे को 11 मई 1857 को, द बैंड ऑफ सिपाहीज फ्रॉम मेरठ किल्ड यूरोपियन ऑफिसर। उन्होंने जो यूरोपियन ऑफिसर थे वहां पे, उन्हें जो है वो मार दिया। अब दिल्ली की बात करते हैं। तो उसके बाद 12 मई 1857 को, अगले दिन 11 मई तक हमने देख लिया था जैसे उन्होंने यूरोपियन ऑफिसर को मारा था। जो सिपाहीज थे अंडर भगत खान, जो भगत खान के अंडर जो सिपाहीज थे, ये कैप्चर करते हैं दिल्ली को। और जो एज्ड एंड पावरलेस बहादुर शाह जफर जो थे, जो मुगल रूलर थे, इन्हें प्रोक्लेम करा दिया जाता है क्या? एम्परर ऑफ इंडिया, कि ये एम्परर ऑफ इंडिया है। जो भगत खान थे वो थे कौन? इन्हें टाइटल दिया था साहिब आलम बहादुर। दिल्ली रिवोल्ट के सप्रेसर कौन थे? तो दिल्ली रिवोल्ट के सप्रेसर थे जॉन निकल्सन और हडसन। तो जॉन निकल्सन थे सबसे पहले। तो इन्हें जो सोल्जर्स थे उनके उनके द्वारा जो है इन्हें मार दिया जाता है, जो इंडियन सिपाही थे। उसके बाद ब्रिटिश की तरफ से कौन आते हैं? हडसन आते हैं। किसको? दिल्ली के रिवोल्ट को सरप्रेस करने के लिए। तो हडसन क्या करते हैं, ये सक्सेसफुली सप्रेस करते हैं जो दिल्ली का रिवोल्ट था। और अगेन दिल्ली किसके अंडर आ जाता है? ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर। दिल्ली जो है वो रिकैप्चर कर लेता है। दिल्ली जो है वो रिकैप्चर कर ली जाती है किसके द्वारा? इंग्लिश के द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा, हडसन के द्वारा। बहादुर शाह जफर की बात करें तो बहादुर शाह जफर जो थे, ये लास्ट मुगल रूलर थे। ये अब जब दिल्ली जो है वो कैप्चर कर लिया जाता है हडसन के द्वारा, तो ये भाग जाते हैं कहाँ पे? हुमायूं टॉम में। अभी हडसन जो है वहां भी इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं, और जो ब्रिटिश हडसन थे वो आते हैं कहाँ पे? जो हुमायूं टॉम है वहां पर आते हैं और कैप्चर करते हैं और अरेस्ट कर लेते हैं बहादुर शाह जफर को। और जो उनके बहादुर शाह जफर के 2 सन थे, उनको भी जो है वो मार दिया जाता है। और बहादुर शाह जफर और जो 2 सन थे बहादुर शाह जफर के, उनको मार दिया जाता है। उनके ग्रैंड सन को भी जो है वो मार दिया जाता है।
और बहादुर शाह जफर को जेल में डाल दिया जाता है। कहाँ पे? रंगून में, बर्मा, म्यांमार में, जहाँ पे वो 1862 में जो है इनकी डेथ होती है। और उनकी जो वाइफ है जीनत महल, इन्हें भी जो है जेल में डाल दिया जाता है। कहाँ पे? रंगून में। तो जो बहादुर शाह जफर थे, उनकी टॉम कहाँ है? अगर ये आता है क्वेश्चन तो वो कहाँ है? रंगून में, क्योंकि यहीं पे इनकी जो है वो एंड में डेथ हुई थी जेल में। उनकी टॉम भी कहाँ है? रंगून में। तो बहादुर शाह जफर टू जो थे, उनकी टॉम मैंने बता दिया कहाँ है? रंगून में। तो इस तरह से जो है, जो ब्रिटिश थे उन्होंने जो दिल्ली का रिवोल्ट था उसे सप्रेस कर दिया। दिल्ली के रिवोल्ट के लीडर कौन थे? बहादुर शाह जफर। और सप्रेस किसने किया था? हडसन ने, जॉन निकलसन और हडसन ने। अब बात करते हैं लखनऊ की बात, लखनऊ अवध के रिवोल्ट की बात। क्योंकि इंडिया में अलग अलग जगह जो है वो रिवोल्ट हुए थे, तो दिल्ली का हमने देख लिया, अभी देखते हैं लखनऊ अवध। तो यहाँ कब हुआ? 4 जून 1857 को। ये डेट्स भी आपको याद रखनी है। जैसे जो दिल्ली की थी वो थी 12 मई 1857, और इसकी कौन सी अवध की? ये है 4 जून 1857। तो 1856 में अवध को अनेक्स कर लिया जाता है फॉर बैड गवर्नेंस की वजह से। जो यहाँ के लास्ट नवाब थे वो कौन थे अवध के? बाजिद अली शाह। इन्हें भेज दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा कलकत्ता। अब इनकी जो वाइफ थी बेगम हजरत महल, तो ये लड़ करती हैं रिवोल्ट को यहाँ से, क्योंकि इन्हें तो भेज दिया जाता है कलकत्ता के लिए। तो बेगम हजरत महल जो है रिवोल्ट को लड़ करती हैं। तो अवध को जो था वो कमिश्नरी प्रोविंस बना लिया गया था। और ये फर्स्ट कमिश्नर यहाँ के कौन बने थे? वो बने थे हेनरी लॉरेंस। तो ये फर्स्ट कमिश्नरी प्रोविंस बना था अवध। इसका रिजल्ट क्या हुआ जब इन्हें कमिश्नरी प्रोविंस बनाया गया? कि जो अवध का एरिया था, जो सिपाहीज थे वो अंगेज्ड हो गए ब्रिटिश के, कि उन्होंने जो है वो अवध को अनेक्स कर लिया। और इस वजह से क्या हुआ? 4 जून 1857 को रिवोल्ट होता है। कहाँ पे? लखनऊ में, लखनऊ अवध में। जहाँ पे जो हेनरी लॉरेंस है, जो क्या थे? फर्स्ट कमिश्नर थे अवध के, उन्हें जो है वो मार दिया जाता है सिपाहीज के द्वारा। अब जो अवध लखनऊ का जो रिवोल्ट था उसके सप्रेसर कौन थे ब्रिटिश की तरफ से? वो थे कॉलिन कैंपबेल। तो कॉलिन कैंपबेल थे, ये क्या करते हैं? आर्मी लेके यहाँ आते हैं और सप्रेस करते हैं अवध का रिवोल्ट। अब इसे लेड जो कर रही थी वो कर रही थी बेगम हजरत महल। तो वो नेपाल भाग जाती हैं और वहीं पे उनकी टॉम भी है। कहाँ पे? काठमांडू, नेपाल में। तो अभी हमने दो देख लिए, एक तो देख लिया दिल्ली का और एक देख लिया हमने अवध का। अवध लखनऊ का, इसे लीड कौन कर रही थी? बेगम हजरत महल। और इसे दिल्ली के कौन कर रहे थे? बहादुर शाह जफर। इसे किसने किया था सप्रेस? हडसन ने। और इसे किया था कॉर्निल कैंपबेल ने। तो ये दो हमारे पास हो गए। दिल्ली का स्टार्ट हुआ था 12 मई को और अवध का स्टार्ट हुआ था 4 जून को। अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं कानपुर की। तो जो कानपुर का रिवोल्ट था वो उसकी डेट है 5 जून 1857। इसके लीडर्स कौन थे कानपुर में? नाना साहिब और तांत्या टोपे। अब इसके बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो मराठा एम्पायर के जो लास्ट पेशवा थे वो कौन थे? बाजीराव टू। इनके एक अडॉप्टेड सन थे नाना साहिब, जो कमांडर इन चीफ थे। अब जो बाजीराव टू है, जब पेशवाशिप एबॉलिस्ट हो जाती है तो उन्हें जो है वो पेंशन पे रख लिया जाता है। किसे? बाजीराव टू को। और उन्हें बिठूर, उन्हें जो है पुणे से कहाँ भेज दिया जाता है? बिठूर। पहले पुणे में थे जहाँ पेशवा बैठते थे। पेशवा कहाँ बैठते थे? पुणे में। अभी उन्हें कहाँ भेज दिया गया? बिठूर, क्योंकि पेशवाशिप जो है वो अबॉलिश कर दी गई। 1851 में डेथ हो जाती है बाजीराव टू की, और ब्रिटिश को, जो ब्रिटिश जो है वो अबॉलिश कर देते हैं पेशवा टाइटल और पेंशन। क्योंकि अभी इस वजह से क्या होता है कि जो नाना साहिब है उन्हें भी जो है वो पेंशन
और जो पेशवा का टाइटल है वो उससे डिनाई कर देते हैं ब्रिटिश की आपको नहीं मिलेगा। नाना साहिब जिनका और क्या नाम था, धोंडू पंत भी इन्हीं का नाम है। तो ये ऑफेंडेड हो जाते हैं इस चीज़ के कि जो पेंशन है और जो पेशवा का टाइटल है वो भी इन्होंने बंद कर दिया ब्रिटिश ने बाय टर्मिनेशन ऑफ पेंशन। तो नाना साहिब और तांत्या टोपे का पूरा और क्या नाम था, रामचंद्र पांडुरंग टोपे प्लस आजिम उल्ला खान, ये नाना साहिब के एडवाइजर थे। तो ये तीनों मिलके जो है आर्मी के साथ अटैक करते हैं कहाँ पे, ब्रिटिश फोर्ट पे, जो कहाँ था, कानपुर में। किसके अंडर था जो ब्रिटिश फोर्ट था कानपुर में, वो व्हीलर के अंडर था। तो व्हीलर जो है वो सरेंडर कर देते हैं और ये तीनों जीत जाते हैं, कैप्चर कर लेते हैं जो ब्रिटिश फोर्ट था, ब्रिटिश फोर्ट ऑफ कानपुर। इसे क्या कर लेते हैं, विन और कैप्चर कर लिया जाता है नाना साहिब के द्वारा। तो नाना साहिब जो यहाँ पे ब्रिटिश थे, जो व्हीलर थे प्लस ब्रिटिश ट्रूप्स थे, इनको क्या करते हैं 27 जून को जो है वो भेज देते हैं व्हीलर को, ब्रिटिश वुमेन को और अदर ट्रूप्स को। कहाँ भेज देते हैं, इलाहाबाद, कि आप यहाँ से जाइए कानपुर का किला छोड़ के। तो जब वो इलाहाबाद जा रहे होते हैं, बोट्स के द्वारा वो जा रहे होते हैं, गंगा पार करके जा रहे होते हैं, कहाँ पे, सती चौरा। तो वहाँ पे एक जो सम रेबल फोर्सेस थी, जो सिपाहीज थे, वो अटैक कर देते हैं इनके ऊपर। और उस इंसिडेंट को क्या कहते हैं, सती चौरा घाट मासकेर। वहाँ पे उनके जो वो अटैक कर देते हैं। जो नाना साहिब होते हैं उन्हें इस चीज़ का पता नहीं होता इस अटैक का। मैनी हु सर्वाइव, जिन्होंने सर्वाइव भी किया इस मासकेर को, सती चौरा मासकेर को, वो बिलीव भी करते हैं कि नाना साहिब जो है उन्हें पता नहीं था इस अटैक का। ऑल्सो गिव रिटन स्टेटमेंट, जो सर्वाइवर थे उन्होंने रिटन स्टेटमेंट भी दी थी कि नाना साहिब को इसके बारे में जो है वो पता नहीं था, जो ब्रिटिश सर्वाइवर थे। अब जो यहाँ से सर्वाइवर बचते हैं इस मासकेर से, जो सती घाट मासकेर था, उन्हें कहाँ मूव किया जाता है, बीवी घर में, बीवी घर कानपुर में, बीवी घर में उन्हें मूव किया जाता है। और नाना साहिब प्लेस्ड केयर ऑफ दी सर्वाइवर, किसके अंडर जो है इनकी केयर वो देते हैं, हुसैनी खानों, जो क्या थी एक। तो हुसैनी खानों के जो है इनका जो है अभी दिया जाता है कि जो सर्वाइवर थे वो किनकी केयर में रहेंगे, हुसैनी खानों। और साथ में दूसरी तरफ जो ब्रिटिश थे, जो कॉर्नेल कैंपवेल थे, वो भी कानपुर की तरफ आ रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है, जो नाना साहिब थे उन्होंने कानपुर के जो है कैप्चर कर लिया था कानपुर के फोर्ट को। इसलिए वहां से कॉर्नेल कैंपवेल भी जो है वो आर्मी लेके आ रहे थे। कॉर्नेल कैंपवेल ने हमने देखा भी था कि जो अवध का रिवोल्ट था वो भी उन्होंने सरप्रेस किया था, और वहीं से वो अब कहाँ आ रहे थे, कानपुर आ रहे थे आर्मी लेके, इसे भी सरप्रेस करने। तो वहां पे अभी पहले तो सती चौरा मास्केर हुआ, जो सती घाट मैसेकेर हुआ। अभी एक बीवी घर में भी जो है वो एक मैसेकेर होता है, क्या होता है देखते हैं इसमें। जो बीवी घर था कानपुर में, यहाँ पे क्या होता है कि जी मैनी ब्रिटिश जो है यहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है बिकॉज ऑफ पुअर सैनिटरी कंडीशन। यहाँ पे जो सैनिटरी कंडीशन थी वो ठीक नहीं थी, उनकी डेथ हो जाती है फ्रॉम कोलेरा एंड डिसेंट्री। ऑर्डर वाज गिवन टू मर्डर द ब्रिटिशर एट बीवीगर। इसमें दो पहलू कहे जाते हैं कि एक तो कहा जाता है कि एक तो ऑर्डर दिया गया कि ब्रिटिश को जो है वो मार दिया जाए, डिटेल कंफर्म नहीं थी किसने ऑर्डर दिया। और थ्रो अ डेड बॉडीज इन द वेल, और वेल में जो है वो डेड बॉडीज वो डाल दी गई। तो कुछ तो मर जाते हैं किससे, कोलेरा से, और जो बाकी थे उनको जो है, एक यहाँ पे रूमर फैलता है कि इनको जो है मारने का ऑर्डर जो है वो मिला है और उन्हें जो है वो मार दिया जाता है। तो डेड बॉडीज जो है वो वेल में थ्रो कर दी जाती है। जब कॉर्नेल कैंपबेल जो है वो पहुंचते हैं कानपुर में, तो वो एंड करते हैं रिवेलियन इन कानपुर। और जब वो आते हैं तो नाना साहिब जो है कहाँ चले जाते हैं, नेपाल भाग जाते हैं। वहाँ से जो तांत्या टोपे थे वो ज्वाइन करते हैं फोर्सेस ऑफ रानी लक्ष्मीबाई झांसी। 1857 में जो रानी लक्ष्मी बाई की फोर्सेस जो है अभी वो ज्वाइन करते हैं फिर तांत्या टोपे, फिर वहाँ पे वो लड़ते हैं। और जो नाना साहिब थे वो कहाँ चले जाते हैं, नेपाल चले जाते हैं। तो अगर क्वेश्चन आता है कि जो बीवी घर मासकेर है वो किस किस रिवोल्ट से जुड़ा हुआ है, तो किससे,
कानपुर 1857 रिवोल्ट। नेक्स्ट बात करते हैं अब झांसी की रिवोल्ट की। हमारा कवर हो गया दिल्ली का, अवध लखनऊ का और कानपुर का। अभी नेक्स्ट जो रिवोल्ट होता है वो कहाँ हो रहा होता है? झांसी में, झांसी यूपी में। तो इसकी भी डेट क्या है? 5 जून 1857। इसमें लीडर कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई। और जो झांसी थी ये क्या थी? मराठा स्टेट, एक मराठा स्टेट थी। अब बात करते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बैकग्राउंड के बारे में। तो उनका जो नाम क्या था? मणिकर्णिका या मनु तांबे। ये बॉर्न हुई थी बनारस में 1828 में। इनके फादर थे मोरोपंत तांबे, जो एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे। और इनके जो सेवक थे वो कौन थे? बाजीराव टू। बाजीराव टू के सेवक कौन थे? मोरोपंत तांबे, जो पेशवा थे बिठूर में। जो चाइल्डहुड था लक्ष्मीबाई जी का, रानी लक्ष्मीबाई जी का जो चाइल्डहुड था वो कहाँ बीतता है? बिठूर में। और बिठूर में ये कौन थे जब बाजीराव टू यहाँ पे? तो यहाँ पे किसके साथ बीतता है? नाना साहिब और तांत्या टोपे। तो ये इनके चाइल्डहुड एसोसिएट थे, किसके? रानी लक्ष्मीबाई के। 1842 में रानी लक्ष्मीबाई की मैरिज हो जाती है झांसी किंग के साथ। कौन थे? गंगाधर राव नेवालकर। इनके साथ जो है इनकी मैरिज हो जाती है। और 1853 में इनकी डेथ हो जाती है गंगाधर राव नेवालकर की। 1851 में वो एक वर्थ देती हैं बॉय को नेम्ड दामोदर राव, जिनका वो नाम रखती हैं। लेकिन वो 4 मंथ बाद ही जो है उनकी डेथ हो जाती है। और उसके बाद जो गंगाधर राव और रानी लक्ष्मीबाई है वो अडॉप्ट करते हैं एक सन को, और उसका भी नेम क्या रखते हैं? दामोदर राव। 1853 में डेथ हो जाती है गंगाधर राव की, जो रानी लक्ष्मीबाई के हस्बैंड थे और झांसी के किंग थे। अभी हमने देखा था पहले जब हमने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की पॉलिसी देखी थी, अगर कि अगर किसी का नेचुरल एयर नहीं था तो क्या किया कर रहे थे वो ब्रिटिश, की जो नेचुरल वाली स्टेट थी उसे वो कर ले रहे थे एनेक्स, किसमें? ब्रिटिश इंडिया में। तो यही उन्होंने झांसी के साथ किया, और झांसी को जो है वो एनेक्स कर लिया गया अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और ब्रिटिश ने डिनाई कर दिया किंगशिप ऑफ लक्ष्मीबाई एंड दामोदर राव अंडर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसी वजह से क्या होता है, जब उनकी तरफ से डिनाई हो गया कि वो दामोदर राव और रानी लक्ष्मीबाई की किंगशिप को जो है नहीं मानेंगे, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर झांसी को अनेक्स कर लिया गया, तो झांसी में फिर क्या होता है? रिवोल्ट। कब? 5 जून 1857 को झांसी में रिवोल्ट होता है, जिसे लेड करती है रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई थी और उनके साथ वुमेन्स का आर्मी ग्रुप था, जिसकी हेड कौन थी? झलकारी बाई। और साथ दूसरी तरफ ब्रिटिश आर्मी थे, किसके अंडर थे? ह्यूज रोज के अंडर। तो यहाँ पे जो है ये इन्हें हरा देते हैं, जो रानी लक्ष्मीबाई को। और रानी लक्ष्मीबाई जो है वो जंप कर जाती हैं अपने फोर्ट से विद हर हॉर्स, जो उनका घोड़ा था उसके साथ जो वो यहाँ से जंप कर जाती है, जिसका क्या नाम था घोड़े का? बादल, फ्रॉम द फोर्ट। और वो रानी लक्ष्मीबाई और दामोदर राव तो सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन घोड़े की जो है वो डेथ हो जाती है। तो रानी लक्ष्मीबाई एस्केप करती हैं विद हर सन टू कल्पी। कहाँ जाती हैं? कल्पी में। फिर वो ज्वाइन करती हैं एडिशनल फोर्सेस इंक्लूडिंग तांत्या टोपे। कल्पी में ही उन्हें तांत्या टोपे मिलते हैं, और यहाँ पे भी वो फोर्सेस जो हैं वो कल्पी में होती हैं तांत्या टोपे के साथ। तो यहाँ पे वो फोर्सेस जो है वो ज्वाइन कर लेती हैं। जो नाना साहिब थे वो तो कहाँ चले गए थे? नेपाल। उसके बाद कल्पी से वो कहाँ जाते हैं? ग्वालियर। और ग्वालियर के राजा कौन थे? महाराजा सिंधिया। तो वो वहां से भाग जाते हैं जब ये कल्पी से फोर्सेस लेके तांत्या टोपे प्लस रानी लक्ष्मीबाई जाते हैं। तो ग्वालियर के जो राजा थे सिंधिया वो वहां से भाग जाते हैं, और जो ग्वालियर फोर्सेस हैं वो ज्वाइन करती हैं रानी लक्ष्मीबाई और तांत्या टोपे की फोर्सेस को। अब 17 जून को कोटा की सराई में जो है ये वॉर होती है,
किसके बीच? ब्रिटिश आर्मी और रानी लक्ष्मीबाई के बीच। कहाँ पे? नियर फूलबाग, ग्वालियर में, जहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई जो है वो इंजर्ड हो जाती है और 17 जून 1858 को उनकी डेथ हो जाती है बैटल फील्ड में। तो रानी लक्ष्मीबाई की जो समाधि है वो कहाँ पर है? महारानी लक्ष्मीबाई की ग्वालियर में। ग्वालियर में ही उनकी समाधि है। और जो ह्यूज रोज थे, जो झांसी के प्रेसर थे, जिन्होंने झांसी का रिवोल्ट सप्रेस किया था, वो क्या कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में? द बेस्ट एंड द ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबल। 1857 का जो रिवोल्ट था, वो कहते हैं कि ये बेस्ट और ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर थी 1857 के रिवोल्ट की, रानी लक्ष्मीबाई। तांते टोपे वो नेपाल की तरफ जो वो भागते हैं, लेकिन उनका जो एक फ्रेंड था मान सिंह, वो बिट्रे करते हैं और ब्रिटिश को बता देते हैं उनकी लोकेशन, और तांते टोपे को पकड़ लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, और 18 अप्रैल 1859 को फिर उन्हें एक्सिक्यूट कर दिया जाता है। और जो दामोदर राव थे, जो रानी लक्ष्मीबाई के अडॉप्टेड सन थे, इन्हें ब्रिटिश वो पेंशन पे रख लेते हैं। कितनी? 10,000 बाय ब्रिटिशर। तो ये था जो झांसी का रिवोल्ट था, वो कैसे कैसे हुआ, क्या क्या हुआ, वो सारा आपने झांसी के रिवोल्ट में देख लिया। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे रॉयल उज्जैनी हाउस बिहार। इसका रिवोल्ट हम देखेंगे। यहाँ पे भी रिवोल्ट हुआ, रॉयल उज्जैनी हाउस बिहार। तो इसकी डेट है 12 जून 1857। जो रोहानी दियो घर है, वहाँ से स्टार्ट हुआ सिपाही का रिवोल्ट। ये इसको जो है वो सप्रेस कर दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, जो दियो घर का रिवोल्ट था। उसके बाद आता है 3 जुलाई 1857 को। 3 जुलाई 1857 को पटना बिहार, यहाँ पे कौन हेड थे रिवोल्ट के? पीर अली। पीर अली जो एक बुक सेलर थे, तो इन्हें एक्सिक्यूट कर दिया जाता है रिवोल्ट के लिए। और यहाँ का भी जो रिवोल्ट है वो सप्रेस कर दिया जाता है ब्रिटिश के द्वारा, जो पीर अली के द्वारा होता है 3 जुलाई को। कहाँ पे? पटना में। अब उसके बाद जुलाई 1857 में दानापुर, यहाँ पे सिपाही रिवोल्ट होता है, जिसे कौन लीड करते हैं? हरे कृष्ण सिंह। हरे कृष्णा सिंह। यहाँ पे सिपाही जो है वो क्रॉस कर जाते हैं कौन सी रिवर? जो सोन रिवर है उसे क्रॉस करते हैं। और वहाँ पे जो जगदीशपुर बिहार के लीडर हैं कुंवर सिंह, 1857 में उनकी एज कितनी थी? 80 एज थी। तो वहाँ पे वो कुंवर सिंह से फिर मिलते हैं जो सिपाही हैं। तो कौन थे यहाँ पे बिहार के लीडर? अगर आपसे पूछते हैं तो पहले जो बिहार के जो रिवोल्ट हुए उनके बारे में आपको बताया, जैसे पीर अली थे पहले, उसके बाद दियोघर में हुआ था रिवोल्ट, छोटे से रिवोल्ट होते हैं, सरप्रेस कर दिया था। और उसके बाद फिर जो रिवोल्ट स्टार्ट होता है दानापुर में, जहाँ से स्पॉयस क्रॉस करते हैं जगदीशपुर, वहाँ पे कौन लेड करते हैं बिहार का रिवोल्ट? तो वो करते हैं कुंवर सिंह। तो कुंवर सिंह जो अभी इंपॉर्टेंट नाम है, अभी कुंवर सिंह के बारे में देखते हैं। तो कुंवर सिंह ये वॉर्न हुए थे 23 अप्रैल 1777 को, और 1857 के टाइम ये 80 की एज के हो चुके थे। 1826 में ये जमींदार बनते हैं जगदीशपुर के। उनके ब्रदर हैं बाबू अमर सिंह, और कमांडर इन चीफ कौन थे इनके? हरे कृष्णा सिंह, जिन्होंने लेड किया था रिवोल्ट। और फिर वो जगदीशपुर आए थे जहाँ पे कुंवर सिंह थे, फिर उनके साथ ही ये मिल गए थे अपनी फोर्सेस के साथ। तो बाबू कुंवर सिंह जो है ये अटैक करते हैं कहाँ पे? अरा फोर्ट में, जहाँ पे ब्रिटिश थे। अरा फोर्ट पे यहाँ पे अटैक करते हैं और उसे जीत भी लेते हैं। आफ्टर सम डे जो विंसेंट आयर हैं वो अटैक करते हैं अरा फोर्ट पे। अरा फोर्ट पे अभी कौन आ गए थे? बाबू कुंवर सिंह। तो यहाँ से जो बाबू कुंवर सिंह है, जब विंसेंट आयर का अटैक होता है तो यहाँ से वो रन कर जाते हैं बाबू कुंवर सिंह। कहाँ जाते हैं? ये जाते हैं कल्पी। वहाँ वो किससे मिलते हैं? तांत्या टोप पे, जो कानपुर रिवोल्ट था पहले, जब कानपुर का रिवोल्ट था तो नाना साहेब तो चले गए थे नेपाल, और जो तांत्या टोपे थे वो कहाँ गए थे? कल्पी, जहाँ पे वो रानी लक्ष्मीबाई से भी मिलते हैं अपनी फोर्सेस के साथ। तो यहीं कल्पी में वो किससे मिलते हैं तांत्या टोपे? कुंवर सिंह से।
जो किसका लेड कर रहे थे, बिहार का रिवोल्ट, उनसे मिलते हैं। उसके बाद वो कहाँ जाते हैं, लखनऊ, और यहाँ किससे मिलते हैं, बेगम हजरत महल से। जो बेगम हजरत महल थी, ये अवध लखनऊ का रिवोल्ट जो है ये लेड कर रही थी। यहाँ वो उनसे भी मिलते हैं, बेगम हजरत महल से। और बेगम हजरत महल जो है, उन्हें जो आजमगढ़ था उसकी जो है वो आजमगढ़ की प्रॉपर्टी उन्हें दे देती है। तो बाबू कुंवर सिंह जो है वो आजमगढ़ को कैप्चर कर लेते हैं। बट वो आजमगढ़ को जो फिर उसे भी वो बहुत जल्दी छोड़ देते हैं और स्टार्ट करते हैं मूव टुवर्ड जगदीशपुर, फिर से जो उनका होम था। अभी यहाँ पे फिर से ब्रिटिश का जो है वो आधिपत्य स्थापित हो गया था, किसका, विंसेंट आयर। तो फिर से वो जगदीशपुर की तरफ जाते हैं। इन बिटवीन क्या होता है, जो बैंक ऑफ गंगा रिवर है, जब वो जगदीशपुर जा रहे होते हैं बिहार आजमगढ़ से, तो वहाँ पे कुंवर सिंह की जो है वो किसके साथ, जो ब्रिगेडियर डगलस थे उनके साथ जो है यहाँ पे उनकी फाइट होती है, जहाँ पे कुंवर सिंह जो है उनको हरा देते हैं, लेकिन बैडली वुंडेड हो जाते हैं। उनके जो हैंड था वहाँ पे बुलेट लग जाती है, तो वो अपना हाथ काट के हाथ थ्रो कर देते हैं गंगा में, और फिर गंगा क्रॉस करते हैं और कहाँ पहुँचते हैं, जगदीशपुर, 22 अप्रैल 1858 को। वहाँ पे जो फाइट होती है कुंवर सिंह की और ब्रिटिश की तरफ से कौन थे, ली ग्रैंड। और इसी फाइट में जो है वो 26 अप्रैल 1858 को उनकी डेथ हो जाती है कुंवर सिंह की। और उसके बाद जो रिवोल्ट है वो कौन लेड करते हैं, जो कुंवर सिंह के ब्रदर थे बाबू अमर सिंह, वो रिवोल्ट को लेड करते हैं। और बिहार का जो रिवोल्ट है उसे वो लेड करते हैं, लेकिन ब्रिटिश जो है वो सप्रेस कर देते हैं बिहार के रिवोल्ट को। तो ये थे जो डिफरेंट डिफरेंट जगह पे जो है वो रिवोल्ट हुए थे 1857 के। कहाँ कहाँ हुए थे, दिल्ली, अवध, लखनऊ, झांसी, कानपुर और बिहार। तो इनके हमने देखे। अभी समरी देख लेते हैं रिवोल्ट की। जो 1857 का रिवोल्ट है उसकी समरी देख लेते हैं। तो लीडर्स और प्लेसेस के नाम देख लेते हैं कि कौन कौन लीडर थे और प्लेसेस थे। तो सबसे पहले तो देखते हैं बैराकपुर, बंगाल में, वहाँ के कौन थे, मंगल पांडे, 29 मार्च को। फिर बात करते हैं मेरठ की, तो मेरठ में कौन थे, कदम सिंह, 10 मई 1857 को जो हुआ था मेरठ में। फिर बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली में थे बहादुर शाह जफर टू और वक़्त खान, ये हुआ था 11 मई 1857 को। और ब्रिटिश सप्रेसर कौन थे, जॉन निकलसन। जॉन निकलसन थे और एक और थे हडसन। तो ये दो थे ब्रिटिश सप्रेसर, किसके, दिल्ली के रिवोल्ट के। नेक्स्ट बात करते हैं लखनऊ की। तो लखनऊ में जो लीडर थी वो कौन थी, बेगम हजरत महल। जहाँ अवध की जो ये बेगम थी, जहाँ इनके जो लास्ट अवध रूलर थे, इन्हें बैड गवर्नेंस की वजह से कहाँ भेज दिया जाता है, कलकत्ता। किसको, बाजिद अली को। तो उनकी बेगम थी बेगम हजरत महल, तो वो लेड करती हैं 4 जून 1857 को रिवोल्ट। यहाँ पे ब्रिटिश सप्रेसर कौन थे, कॉर्नेल कैंपबेल। लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर्स पार्टिसिपेटेड इन 1857 रिवोल्ट फ्रॉम अवध। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट नंबर ऑफ सोल्जर जो पार्टिसिपेट किए थे 1857 के रिवोल्ट में वो कहाँ से थे, अवध से। नेक्स्ट था कानपुर। तो कानपुर का रिवोल्ट किसने लेड किया था, नाना साहिब और तांत्या टोपे ने। डेट क्या थी, 5 जून 1857। और इसमें ब्रिटिश सप्रेसर कौन थे, कॉर्नेल कैंपबेल। नेक्स्ट आता है झांसी का। तो झांसी का किसने लेड किया था, रानी लक्ष्मीबाई ने। डेट क्या थी, 5 जून 1857। और यहाँ पे ब्रिटिश सप्रेसर कौन थे, ह्यूज रोज। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार की। तो बिहार का रिवोल्ट कौन लेड कर रहे थे, वो कर रहे थे कुंवर सिंह। जो पटना था, पटना का किया था पीर अली ने, जो एक बुक सेलर थे। तो इसको किसने सप्रेस किया था, विलियम टेलर ने। और जो जगदीशपुर का था बिहार में, ये था 15 जुलाई 1857 से 20 जून 1858 तक ये चला था। और जगदीशपुर के किंग थे बाबू कुंवर सिंह। और इस रिवोल्ट को किसने सप्रेस किया था, विंसेंट आयर ने। नेक्स्ट और भी जो है वो, ये तो मेन मेन हमने देख लिए जो रिवोल्ट हुए थे, बाकी और भी रिवोल्ट हुए उनके बारे में भी देख लेते हैं। जैसे इलाहाबाद का रिवोल्ट था तो उसे लेड करे थे मौलवी लियाकत अली। यहाँ पे ब्रिटिश सप्रेसर कौन थे,
कॉर्नेल नील। फिर बात करते हैं फैजाबाद की, तो फैजाबाद में लेट कर रहे थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। इन्हें क्या कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस में भी एमसीक्यूज में भी आता है, पेपर्स में भी आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। द विटरेस्ट एनिमी ऑफ ब्रिटिश इन 1857, वो कौन थे, वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह, और इनको और कहा जाता है लाइट हाउस ऑफ द रिवेलियन। लाइट हाउस ऑफ द रिवेलियन कौन थे, मौलवी अहमदुल्ला शाह। तो ये याद रखना है कि जो बिटरेस्ट एनिमी और लाइट हाउस ऑफ द रिवेलियन कौन थे, वो थे मौलवी अहमदुल्ला शाह। जो ब्रिटिश सिपैसर थे फैजाबाद में, वो थे कॉर्नल नील। ब्रिटिश ऑल्सो पुट उन पे जो है उन्होंने बाउंटी भी रखी थी 50,000 की मौलवी अहमदुल्ला शाह पे। उसके बाद जो बरेली का रिवोल्ट है वो लेड किया था भगत खान ने और खान बहादुर खान ने। और ये भगत खान फिर कहाँ चले गए थे, दिल्ली चले गए थे 11 मई को, जहाँ पे उन्होंने बहादुर शाह जफर टू को जो है वो किंग जो है वो प्रोक्लेम कर दिया था इंडिया का। असम की बात करें तो असम में भी रिवोल्ट हुआ था, वहां थे दीवान मानीराम दत्ता या मानीराम दीवान। अब इनके बारे में अगर बात करें तो कलिता राजा मीन्स किंग ऑफ कलिता कास्ट के राजा थे कौन, दीवान मानीराम दत्ता, मानीराम दीवान। 1839 में क्या होता है, पहले अगर बैकग्राउंड की बात करें तो दीवान ऑफ बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करें, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, सॉरी, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दीवान जो थे वो थे असम टी कंपनी को जो है जो चला रहे थे, बट वो रिजाइन कर देते हैं। ये थे दीवान थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, असम टी कंपनी को जो चला रहे थे, बट फिर ये रिजाइन करते हैं ड्यू टू द बिहेवियर ऑफ ब्रिटिश, जो उनका बिहेवियर था। तो मनीराम स्टार्ट करते हैं हिज ऑन कमर्शियल टी गार्डन्स, अपने कमर्शियल टी गार्डन जो वो शुरू करते हैं, और ऑल्सो एस्टेब्लिश देम एट सिनामोरा, सिनामोरा में उन्हें एस्टेब्लिश करते हैं कमर्शियल टी गार्डन्स को, और सिंगलो शिवानगर में। और ये जो सिनामोरा में थे और शिवानगर में थे, ये जो टी गार्डन्स थे, दीज आर द फर्स्ट कमर्शियल टी गार्डन्स बाय एन असामीज टी प्लांटर्स। तो इम्पोर्टेंट है, बट ब्रिटिश को क्या कहते हैं, वो प्रेफर्ड करते हैं यूरोपियन टी प्लांटर्स को, और 1851 में वो सीज कर लेते हैं जितनी भी फैसिलिटी प्रोवाइडेड थी टू हिम, मनीराम को। तो उनके गार्डन्स को जो है वो सीज कर लेते हैं। तो मनीराम को जो है वो अनाउंस किया जाता है एज ए किंग ऑफ अहोम और असम, इसके जिन्हें क्या कहा जाता है, कंदरार पेशावर सिंघा। अभी यहाँ पे 1857 में ब्रिटिश वो अरेस्ट कर लेते हैं पियाली बारूद से, जो एसोसिएट थे मनीराम के, उन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है, और इन्हें भी अरेस्ट कर लिया जाता है। और जो मनीराम थे उन्हें कलकत्ता से अरेस्ट किया जाता है, ब्रॉड टू असम, असम लाया जाता है ट्राई के लिए विद पियाली बुरा, जो एसोसिएट थे मनीराम के, और उन्हें पब्लिकली जो है वो एक्सिक्यूट कर दिया जाता है कब, 26 फरवरी 1858 को। नेक्स्ट रिवोल्ट की बात करें तो वो संबलपुर उड़ीसा में, यहाँ पे लीडर कौन थे, सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही। कुल्लू हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे राजा प्रताप सिंह जो है वो लीडर थे। औवा जोधपुर राजस्थान की बात करें तो यहाँ पे कौन थे, ठाकुर कौशल सिंह, और जो कौशल सिंह चंपावत भी जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने ब्रिटिश को डिफीट भी किया था। कौन सी बैटल में, बैटल ऑफ पिथौरा चिलवास, ये बैटल हुई थी जिसमें जो ठाकुर कौशल सिंह थे इन्होंने डिफीट किया था ब्रिटिश को। नेक्स्ट हम देखते हैं कोटा राजस्थान। तो कोटा राजस्थान में कौन थे लीडर, जयदयाल और हरदयाल, ये लीडर थे। नेक्स्ट बात करते हैं सतारा की, महाराष्ट्र। तो यहाँ पे लीडर कौन थे, रांगो बापूजी गुप्ते और मान सिंह। मान सिंह को जो पब्लिकली एक्सिक्यूट भी किया गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिश के द्वारा। नेक्स्ट बात करें गोरखपुर यूपी, तो यहाँ के लीडर थे गजाधर सिंह। मथुरा यूपी के कौन थे, देवी सिंह। रामगढ़ एमपी के कौन थे, रानी अवंतीबाई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लीडर थे। डेट्स भी हमने देख ली, कब किन किन डेट्स को हुआ था और किस किस ने सप्रेस किया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होना चाहिए, इसी पे आपका जो है वो क्वेश्चन बनेगा। अभी नेक्स्ट बात करते हैं कि जो 1857 का रिवोल्ट था जिसे ब्रिटिश ने सप्रेस कर दिया, और ये क्या हो गया, फेल्ड हुआ। अब इसके रीजन क्या क्या थे, क्यों जो वो ऐसा हुआ। तो सबसे पहला तो था लीडरशिप। जो लीडरशिप थी
उसमें क्या था कि सेंटर में जो थे वो थे बहादुर शाह जफर टू, और ब्रिटिश में कौन थे, लॉर्ड कैनिंग, जो ब्रिटिश के लीडर थे उस टाइम, जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी थे। अब जो बहादुर शाह जफर थे वो बादशाह नहीं थे 1857 में, एज उनकी 80+ हो चुकी थी और खुद वो किसी पेंशन पे थे, ब्रिटिश की तरफ से पेंशन पे थे। वहाँ प्रोविंसेस की बात करें, स्टेट्स की बात करें, तो वहाँ पे अलग अलग लीडर थे, जैसे तांत्या टोपे, नाना साहिब, रानी लक्ष्मीबाई जी, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल एक्सेट्रा। और ब्रिटिश की तरफ से किसको भेजा गया था, ह्यूज रोज को, कॉर्नल कैंपबेल, विंसेंट आयर, इन सबको भेजा गया था सप्रेस करने के लिए। तो ये लीडर जो था वो किस लिए लैक हुआ, लैक एन इफेक्टिव लीडर, कोई एक इफेक्टिव लीडर जो था इसका नहीं था। ऑल्सो हैव डिफरेंट मोटिव्स, सबके अलग अलग डिफरेंट मोटिव थे। जैसे झांसी को क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंडर जो है वो किया गया था। तो झांसी में ये था कि उनको क्या चाहिए था कि जो दामोदर राव थे उनको जो है वो झांसी का किंग जो है बनाया जाए। फिर बात करें नाना साहिब की, तो उनका था पेंशन और पेशवा। अवध की बात करें, बेगम हजरत महल की, तो उनके हस्बैंड को जो है वो अवध से जो है वो निकाल दिया था और उसे अवध को अनेक्स कर लिया था पैड गवर्नेंस के लिए। तो ये कुछ अलग अलग जो है रीजन थे, एक मोटिव नहीं था इन सब का, और एक लीडर भी नहीं था। ब्रिटिश की बात करें तो ब्रिटिश के लीडर थे लॉर्ड कैनिंग, और इनका एक ही एम था, क्या, टू सप्रेस द रिवोल्ट, कि रिवोल्ट को जो है वो सप्रेस करना है। तो इसीलिए जो है पहला रीजन रहता है लीडरशिप का, कि लीडरशिप जो है वो एक नहीं थी। फिर हम बात करते हैं दूसरे रीजन की, थी वो थी ऑर्गेनाइजेशन। तो ब्रिटिश की ऑर्गेनाइजेशन क्या थी, ईस्ट इंडिया कंपनी यूनाइटेड थे और एक सिस्टम के तहत जो वो वर्क कर रहे थे। और इंडिया की बात करें तो ये डिवाइडेड थे, कि क्या थी, डिसयूनिटी थी। जैसे मंगल पांडे था, जैसे मंगल पांडे जी थे, तो इनको किसने जो फंसाया था, वो थे शेख पलटू जी ने। तो वो उन्हीं के जो है वो साथी थे जिन्होंने उन्हें फंसाया था। फिर तांत्या टोपे को भी जो है वो आपने देखा था कि जो मान सिंह थे उन्होंने उनके जो है वो बिट्रे कर दिया था। तो डिसयूनिटी थी इंडिया में। थर्ड बात करते हैं कोऑर्डिनेशन और लैक ऑफ कंप्लीट नेशनलिज्म। कोऑर्डिनेशन जो है वो ज्यादा नहीं था, और नेशनलिज्म जो है वो कंप्लीट नेशनलिज्म नहीं था। कोऑर्डिनेशन की बात करें तो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन जमींदार, पीजेंट्स, सिपाही एंड अदर, क्योंकि हर किसी का डिफरेंट मोटिव था। जमींदार और पीजेंट जो थे, जो उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी ब्रिटिश की, वो उनसे परेशान थे। तो वो चाहते थे कि टैक्सेस में जो है वो कमी कर दी जाए, उनका यही एम था। सिपाहीज का था कि जो उनका रिलीजन था वो खतरे में था, क्योंकि जो एनफील्ड राइफल आई वो उसकी वजह से था। हर किसी के मोटिव जो थे वो डिफरेंट थे। बाकी अदर प्रोविंसेस की बात करें तो सम प्रोविंसेस जो थे उन्होंने किसकी हेल्प की, ब्रिटिश की। जैसे सिख हुए, पटियाला, निज़ाम, स्किंडिया, होलकर्स, कश्मीर, ग्वालियर, भोपाल, नेपाल, मैसूर, इन सब ने किसकी हेल्प की, ब्रिटिश की 1857 के रिवोल्ट के टाइम। सिख ने, पटियाला ने, निज़ाम ने, स्किंडियंस ने, होलकर्स ने जो पहले पेशवा में ही थे, फिर कश्मीर, ग्वालियर, इन सब ने। तो मैनी लोकल रूलर डिडंट ज्वाइन एनी साइड, उन्होंने ज्वाइन ही नहीं, और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने ज्वाइन साइड ही नहीं की। तो जो जो इफेक्ट हो रहे थे ब्रिटिश की पॉलिसी से, उन्होंने तो किया रिवोल्ट, और जो ब्रिटिश की हेल्प कर रहे थे उन्होंने ब्रिटिश की हेल्प की, जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था उन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया। इसलिए इनके बीच क्या था, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, और एक नेशनलिज्म भी नहीं था। हर कोई जो है वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट साइड लेके जो है वो चला हुआ था। नेक्स्ट बात करें तो वो था लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो थे लिमिटेड थे। जो रेबल्स थे जिन्होंने रिवोल्ट किया था 1857 का, उनके पास लिमिटेड मनी थी, लिमिटेड आर्मी थी और लिमिटेड वेपन थे। बाकी ब्रिटिश की बात करें, जो लॉर्ड कैनिंग के अंडर थे, उनके पास मनी भी थी, सोल्जर्स भी थे और आर्म्स भी पूरे थे। ऑल्सो यूज जो उन्होंने यहाँ पे रेलवे और पोस्ट सर्विसेज थी उनको भी जो है इन्होंने यूज़ किया अपनी सेना को। जो बहुत जल्दी, जैसे अभी झांसी का रिवोल्ट हो रहा है, तो जल्दी से आपको दूसरे अगर प्रांत में पहुंचना है तो उन्होंने किसका यूज़ किया, रेलवेज का। बाकी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नो पार्टिसिपेशन ऑफ मिडिल क्लास। जो इंडियन मिडिल क्लास था उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं रहा इसमें। जो मोटिव और एम थे
वो एक रीज़न रहा, वो तो मैंने आपको बता दिया कि हर किसी का डिफरेंट डिफरेंट मोटिव्स था। नाना साहेब का था पेंशन और पेशवा का, झांसी का था किंगशिप फॉर दामोदर राव, कुंवर सिंह का था जमींदार और फार्मर्स का उनका इशू था। जो बेगम हजरत महल थी उनका क्या था, जो अवध जो अनेक्स कर लिया था बैड गवर्नेंस की वजह से, वो उनका इशू था। तो नेशनलिज्म और यूनिटी जो थी वो क्या थी, मिसिंग थी इसमें। और जो वहाँ ब्रिटिश की बात करें तो उनका सेम वन मोटिव था कि रिवोल्ट को सप्रेस करो। तो ये कुछ रीजन थे जिसकी वजह से जो 1857 का जो रिवोल्ट था वो फेल हुआ। अब बात करते हैं इम्पैक्ट की। इम्पैक्ट एंड रिजल्ट ऑफ 1857 रिवोल्ट, क्या इम्पैक्ट रहा, क्या रिजल्ट रहा। सबसे पहले तो रहा एंड ऑफ कंपनी रूल। उसके बाद क्या होगा, 1858 में जो है वो एक्ट आ गया था, और अभी जो कंपनी का रूल था वो क्या हुआ, एंड हुआ। और किसका स्टार्ट हुआ, क्राउन का रूल। डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन का रूल जो है वो स्टार्ट हो गया, डायरेक्ट रूल हो गया ब्रिटिश क्राउन का। अनाउंस्ड हुआ लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, यहाँ पे दरबार ऑफ इलाहाबाद में, इन अ प्रोक्लेमेशन इशूड ऑन 1 नवंबर 1858 को जो प्रोक्लेमेशन है वो इशू हुई इन द नेम ऑफ क्वीन। कौन सा एक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया। कब आया, 1 नवंबर 1858 को। इसमें क्या हुआ, जो पावर थी वो भी ट्रांसफर होगी ईस्ट इंडिया कंपनी से, कहाँ होगी, क्राउन ब्रिटिश पार्लियामेंट को। जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे उसकी जो पोस्ट थी अभी वो क्या चेंज होगी, कन्वर्ट होगी वाइसराय ऑफ इंडिया में। जो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे वो कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। और पहले वाइसराय भी कौन बने, लॉर्ड कैनिंग, उन्हीं को कंटिन्यू किया गया आगे। उसके बाद और बात करें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो थे उन्हें स्क्रैप कर दिया गया। पहले हम देखा था जब हमने एक्ट्स वाली क्लास देखी थी कि किस किस तरह से जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर थे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल थे, इन्हें बनाया जाता था और ये फैसले लेते थे। अभी इस चीज़ को स्क्रैप कर दिया गया और जो पावर थी इनकी वो कहाँ शिफ्ट हुई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। नई पोस्ट आई सेक्रेटरी फॉर स्टेट फॉर इंडिया। अब इसमें क्या था कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रहेंगे वो ब्रिटिश एमपी रहेंगे एंड ए मेंबर ऑफ पीएम्स कैबिनेट। जो पीएम होंगे उनकी कैबिनेट के मेंबर रहेंगे और ब्रिटिश एमपी रहेंगे। असिस्टेड बाय द काउंसिल, इनको एक काउंसिल दी गई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया को 15 मेंबर्स की। इसमें से 8 कौन होंगे, बाय ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 8 होंगे, और 7 कौन होंगे, एक्स डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसी के एक्स डायरेक्टर होंगे, वो कितने होंगे, 7। तो 15 मेंबर्स की काउंसिल दी गई और पहले सेक्रेटरी स्टेट ऑफ इंडिया कौन बने, लॉर्ड स्टैनली 1858 में। नेक्स्ट इस एक्ट में कहा गया कि जो ट्रीटीज हुई हैं लोकल रूलर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच वो वैलिड रहेंगी, और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स पॉलिसी लेके आए थे डलहौसी वो अभी क्या कर दी गई, अबॉलिश कर दी गई। द राइट टू अडॉप्ट सन एज अ लीगल हेयर वाज एक्सेप्टेड, कि अभी जो अडॉप्टेड सन भी होंगे वो भी आपके गद्दी पे जो है वो बैठ सकेंगे। नाउ द रेशियो ऑफ ब्रिटिश सोल्जर्स इन द इंडियन सोल्जर्स इंक्रीज, अभी उसे इंक्रीज किया गया, ब्रिटिश सोल्जर्स को जो है वो ऐड किया गया। और बट द आर्मरी रिमेन इन द हैंड ऑफ इंग्लिश ऑफिसर, जो आर्मरी किसके हैंड में रही, इंग्लिश ऑफिसर के हैंड में। आफ्टर 1857 रिवोल्ट ब्रिटिश ने परस्यू किया कौन सी पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, ताकि जो मुस्लिम और हिंदू हैं इनके बीच जो है वो यूनिटी ना हो पाए। तो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है वो उसके बाद उन्होंने स्टार्ट कर दी। वही बात करते हैं 1857 के रिवोल्ट की कंक्लूजन की। तो 1857 का रिवोल्ट जो था वो अनप्रेसिडेंटेड इवेंट हुआ। लार्ज स्केल अपराइजिंग हुई अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। यूनाइटेड यूनाइटेड थे लेकिन लिमिटेड वेज में। ओवरऑल देखें तो यूनाइटेड नहीं थे। फेल टू अचीव इट्स डिसाइड गोल, जो डिसाइड गोल था वो नहीं अचीव कर पाए। सोड द सीड ऑफ द नेशनलिज्म, हाँ लेकिन जो नेशनलिज्म था उसके सीड जो है इन्होंने बिल्कुल बो दिए। क्योंकि जैसे हमने बुक्स की बात की थी, तो फिर जो बी.डी. सावरकर जी थे उन्होंने भी जो है इसके बारे में बुक्स लिखी। आगे भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी। इससे वो प्रेरित हुए कि कैसे उन्होंने जो है 1857 का रिवोल्ट भी हुआ था आगे। अभी एक बात कर लेते हैं पील कमीशन की। तो एसोसिएटेड था विद द आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन आफ्टर द सप्रेशन ऑफ 1857 रिवोल्ट। जब 1857 का रिवोल्ट जो है वो सप्रेस हो गया तो पील कमीशन जो है बिठाया गया था। वो किससे रिलेटेड था, आर्मी रीऑर्गेनाइजेशन से, कि आर्मी को किस तरह से जो है रीऑर्गेनाइज किया जाए।
आफ्टर द रिवोल्ट द ब्रिटिश ने रिक्रूट किया द सोल्जर्स ऑफ गुरखा सिख इन द नॉर्थ। नॉर्थ में उन्होंने भी गुरखा और सिख को जो है उनको भी ऐड किया। मिर्जा गालिब जी से भी क्वेश्चन आता है कि मिर्जा गालिब जी ने विटनेस किया था 1857 का रिवोल्ट। ओरिजिनल रेजिडेंस क्या था उनका? आगरा से। तो आगरा से जो मिर्जा गालिब थे उन्होंने भी जो है वो विटनेस किया था। तो ये था आपका 1857 का रिवोल्ट, जिसको टोटली जो है वो कवर कर दिया गया। और इसी में से जो है वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनेंगे, जो भी आपके आएंगे तो आपका कंप्लीट जो है ये कवर कर दिया गया। बाकी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो 1857 के MCQs के ऊपर रहेगी, ताकि आपके वो भी सारे जो है वो कवर हो जाएं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में MCQ आए हैं। इससे आपका टोटली जो है वो आपका भी कवर करा दिया गया। आई होप आपको समझ भी आ गया होगा और इजीली अंडरस्टैंड भी आप कर पाए होंगे। थैंक यू वेरी मच।